ना सिर्फ हमें लगातार 2 चैप्टर बैक टू बैक कवर आर्ट देखने को मिली है, बट ऑल्सो येट अगेन इस चैप्टर में हम देखते हैं फ्रीकिंग गार्प एंड गोल्ड डी रॉजर का हकी क्लैश। वन पीस इज एट इट्स पीक राइट नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज जो कुछ भी हमें इस फ्लैशबैक में दिखाया जा रहा है वो वन पीस के लॉर को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हम काफी समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे फ्रॉम ओडा। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नाइरिस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वन पीस चैप्टर 1156 के बारे में। एंड या बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, बाय द टाइम ये वीडियो अपलोड होगी हमारे इस चैनल को पूरे 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। एंड आई एम वेरी ग्लैड आपकी सपोर्ट के लिए, आपके लाइक्स के लिए। आई जस्ट वांट टू टेक दिस वन स्टेप फर्दर एंड नाउ हमारा डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। आई जस्ट वांट टू मेक अ वन बिग कम्युनिटी जिनसे मैं बात कर सकूं, जिनसे मैं ओपिनियन ले सकूं, फीडबैक ले सकूं एंड बेसिकली कनेक्ट हो सकूं। सो या मेक श्योर टू चेक इट आउट एंड विदाउट वेट चैप्टर का ब्रेकडाउन करते हैं। सो यहाँ पर कवर में सबसे पहले हम देखते हैं लूफी को अपने पूरे क्रू को कैरी किए हुए इन सम सॉर्ट ऑफ बैग। एज हम देखते हैं गोल्ड, कॉपर और सिल्वर को। वेयर इन द मिडिल वी सी लूफी फ्रेम्ड विद द पायरेट किंग गोल्ड डी रॉजर। इट्स जस्ट शो कि आखिर रॉजर और लूफी कितना ज्यादा सिमिलर है। ऑन द लेफ्ट हम देखते हैं द टू मोस्ट ब्रोकन स्पोर्ट्समैन ऑफ वन पीस, रेली और जोरो को। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग हियर। ऑन द राइट हम देखते हैं सांजी को विद कबान। सो देयर इज दिस वन बिग डिबेट कि कैसे जिम्बे सांजी को ओवरपावर करता है इन टर्म्स ऑफ पावर स्केल एंड इन टर्म्स ऑफ बाउंटी। इन दैट वे जिम्बे को लूफी का लेफ्ट हैंड मैन होना चाहिए। हमें हमेशा इस चीज को लेके कंफ्यूजन देखने को मिली है, जहाँ पर ओडा ने अभी तक एक्सप्लिसिटली ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि वेयर डज जिम्बे एंड सांजी स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग। बट विद दिस पैनल ओडा ने सबके मुंह बंद करके रख दिए हैं। यहाँ पर हमें जोरो और रेली के बीच की सिमिलैरिटी दिखाने की कोशिश की गई है। कैसे ये दो मेंबर ऑफ द क्रू वन ऑफ द मोस्ट नॉन चैलेंट है एंड कैसे ये राइट हैंड मैन है इन दोनों पायरेट किंग्स के। वाइल हम लेफ्ट हैंड साइड में सेम चीज सांजी और स्कॉपर के साथ देखते हैं। एज वी नो दे बोथ आर रास्कल्स, बट मोस्ट प्रोबेबली ये कवर इस चैप्टर के लिए डेडिकेटेड है। एज हम आगे इस चैप्टर में देखते हैं कि आखिर कैसे यंग रॉजर और उसकी क्रू के दिन बीतते थे, वो क्या करते थे, कैसे इंटरेक्ट करते थे। दे ऑल आर बेसिकली द स्प्लिटिंग इमेज ऑफ द ओल्ड जनरेशन। चैप्टर की शुरुआत हम पूजा पायरेट से करते हैं फ्रॉम द अमेज़न लिली, व्हिच ऑफ कोर्स इज अ आइलैंड जहां पर सिर्फ लड़कियां रहती हैं, वेयर नो मेल्स आर अलाउड एक्सेप्ट दैट वन टाइम जब लूफी मरीन फोर्ड में हारा था, जहां पर ये कहा जाता है कि पूजा पायरेट्स उस समय के आइडल्स माने जाते थे, जहां पर उनके सामने कुछ माइटी लोग भी टिक नहीं पाते थे। इवन यहाँ पर नेवी को भी काफी हार्ड टाइम मिलता था उनके अगेंस्ट। हम देखते हैं कि उस समय की पूजा पायरेट की कैप्टन ग्लोरियोसा थी, जो कि आज भी जिंदा है बाय द नेम ग्रैनी नियॉन, जिसको हम ऑलरेडी 3 टाइम स्किप में देख चुके हैं इन अमेज़न लिली आर्क। ग्लोरियोसा के यंग एज की ब्यूटी इतनी ज्यादा रेडियंट थी कि इवन उनकी शिप पे जो गर्ल क्रू रहते थे वो भी शर्मा जाएं। देन हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं ट्रिटोमा को, जो कि ये पहली बार नहीं होगा कि हमने इस कैरेक्टर को देखा हो, बट या मोस्ट डेफिनेटली ये इसका डेब्यू है ऑफिशियल मांगा में। फर्स्टली हमने इसे मेंशन होते हुए देखा था SBS वॉल्यूम 109 में बाय द ओडा। एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि क्या ट्रिटोमा को ओडा कैनन करेंगे भी ओरिजिनल मांगा में कि नहीं। यहाँ पर SBS वॉल्यूम 109 के बाद एक पॉपुलर बिलीफ था कि ट्रिटोमा ही लूफी की एक्चुअल मदर है। ये थ्योरी तब स्टार्ट हुई थी जब हमने कुमा को लूफी को ट्रांसपोर्ट करते हुए देखा था इन द अमेज़न लिली। एंड एज वी सॉ इन द रीसेंट एपिसोड्स, जब कोमा अपनी बेटी के लिए क्योर ढूंढ रहा था तो उस टाइम पे वो बाकी सारे आइलैंड तो गया था जहाँ पर उसने बाकी सारे क्रू मेंबर्स को ट्रांसपोर्ट किया था ऑफ द स्ट्रॉ हैट्स, बट इन दैट फ्लैशबैक वी डिडंट सी द अमेज़न लिली एट ऑल। ही मस्ट हैव सम इनसाइडर इंफॉर्मेशन अबाउट द ड्रैगन कि आखिर उसका बेटा कौन है, एज उसने डिस्कवर किया था इन द गोवा किंगडम। एंड ही मस्ट आल्सो नो कि उसकी मदर कौन है, जिसकी वजह से उसने पापा फ्रूट को यूज कर लूफी को ट्रांसपोर्ट किया हो इन द अमेज़न लिली। लाइक करंट टाइम में अभी ग्लोरियोसा भी जिंदा है। आगे आने वाली प्रिंसेस लेडी शाकी सबोडी पे है विद रेली एंड ऑल्सो अभी करंट की एम्प्रेस बोआ हैंकॉक भी है, बट हमें कहीं भी ट्रिटोमा के बारे में सुनने को नहीं मिला। सो या देयर इज समथिंग अबाउट दिस कैरेक्टर जो कि हमें आगे शायद रिवील हो। बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि एक पूरा ढेर बना हुआ है लव लेटर्स का, जो कि बाकी सारे लोग भेजते हैं टू द पूजा पायरेट्स, बट उसके मुकाबले ग्लोरियोसा के पास बहुत थोड़े से ही लेटर्स आते हैं जो कि ट्रिटोमा अभी होल्ड की हुई है। हमें पता चलता है कि ये सारे लेटर्स के भंडार और किसी के लिए नहीं बट द वन एंड ओनली लेडी शाकी, जिसका हमें पूरा नाम रिवील होता है, शाकू याकू के लिए आए हैं। सो या लेडी शाकी ऑफ द सबोडी आर्क वाज एक्चुअली अ वॉरियर फ्रॉम अमेज़न लिली। इसके बारे में हमें बहुत पहले से पता था, बट यहाँ पर हम उसको पहली बार लाइव एज अ क्रू मेंबर ऑफ द पूजा पायरेट्स देख रहे हैं। हम देखते हैं कि पूजा पायरेट्स के पास रॉजर पायरेट्स की भी शिप आ चुकी है एंड रॉजर यूजिंग माइक्रोफोन स्नेल वो और उसका पूरा क्रू मेंबर लेडी शाकी को ज्वाइन करने के लिए कहता है टू हिज क्रू। हम देखते हैं कि इन क्रू मेंबर में गबान भी है, बट रॉजर, ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रॉजर वाज ट्रूली पायरेट। लाइक अगर एक बैडी नहीं मिली तो क्या हुआ, ब्रो इज अ बैडी मैग्नेट।
शाकुयाको शिप से बाहर निकलती है एंड सबसे पहले किक करती है गबान को एंड उसके बाद रॉजर को पटक देती है जमीन पे। वी नो गबान एंड रॉजर इतनी आसानी से तो नहीं हारने वाले इन फ्रंट ऑफ कैरेक्टर लाइक शाकुयाको, बट यही कूजा पायरेट्स की खासियत थी उस समय। उनकी सुंदरता एक अच्छे से भी अच्छे वॉरियर को उनके घुटनों पे ले आती थी। हमें लेटर ऑन रिवील होता है कि कुछ ही समय बाद ग्लोरियोसा को एम्प्रेस के टाइटल से हटा दिया जाता है और ये टाइटल शाकुयाको को दे दिया जाता है। एंड विच मेक्स मी थिंक करंट मूवमेंट के 1 या 2 साल बाद हम ग्लोरियोसा को देखेंगे इन द रॉक्स पायरेट एंड कैसे वो गॉड वैली में उनके साथ अटैक की थी। तो दिस ऑल्सो मेक्स मी वंडर कि क्या रॉक्स पायरेट ने ग्लोरियोसा को एक्वायर किया होगा बाय प्लेइंग अ डेवी बैक अगेंस्ट द कूजा पायरेट, या फिर ग्लोरियोसा इन द जेलसी कि आखिर इन लोगों ने शाकुयाको को एम्प्रेस का टाइटल क्यों दे दिया, अपने आप ही ज्वाइन की हो रॉक्स पायरेट को। लाइक हम यहाँ पर सिल्वर एक्स को देखते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ पर हमें एक प्रोग्रेशन देखने को मिलता है जहाँ पर ग्लोरियोसा रॉजर को पसंद करती है, जो कि हमको प्री टाइम स्किप में इसने बताया था कि बहुत समय पहले उसको भी बोआ हैंकॉक वाली बीमारी हुई थी ऑफ लाइकिंग अ पर्सन लाइक लूफी एंड मे बी वो मोस्ट डेफिनेटली इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है। देन हम देखते हैं कि रॉजर को शाकुयाको पसंद है एंड देन हम देखते हैं कि शाकुयाको को रेली पसंद है, बिकॉज कम ऑन गाइस, लड़कियों को लॉन्च एंड लोकी तो चाहिए। लाइक हमें यहाँ पर एक फनी मोमेंट देखने को मिलता है जहाँ पर रेली बेसिकली शाकुयाको की तरफ से आए हिंट को समझ ही नहीं पा रहा है, जस्ट लाइक जोरो जो कि बहुत बार रॉबिन को भी नहीं समझ पाता है। बट यार करेंटली दोनों लोग साथ में रह रहे हैं अभी सबोडी में, जहाँ पर एक डिटेल नोटिस करने वाली है कि जहाँ पर वुमेन लाइक ग्लोरियोसा, स्ट्यूसी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुकी हैं, बिल्कुल भी शेप में नहीं है, वहीं ग्लोरियोसा इतने साल बूढ़े होने के बाद भी अपने आप को मेंटेन की हुई है। मे बी इट वाज द रीजन कि शाकुयाको एट द एंड साथ रहने लगी अपने लव ऑफ द लाइफ रेली के साथ, while ग्लोरियोसा ऐसा करने में नाकाम रही। दैट वाज द मेडिसिन जो कि ग्लोरियोसा को कभी नहीं मिला और आज ग्लोरियोसा की ये हाल। इसी के जस्ट बाद हम देखते हैं कि गार्प अप्रोच कर रहा है टू द कूजा पायरेट्स एंड या आई थिंक वो यहाँ पर रॉजर पायरेट्स के लिए नहीं बल्कि कूजा पायरेट्स के लिए आया होगा। एज अभी चैप्टर की शुरुआत में जिस आइलैंड को हमने रेड होता हुआ देखा कूजा पायरेट की तरफ से, उन्होंने नेवी को बुलाया हो कि कूजा पायरेट्स ने अटैक किया एंड नोइंग द डेडिकेशन ऑफ गार्प कि वो कूजा पायरेट्स के चाम में ना आएगा, नेवी ने उसको भेजा हो, बट अनफॉर्चुनेटली उसको यहाँ पर रॉजर मिल जाता है एंड यहाँ पर हम एक यंग गार्प को देखते हैं एक कैनन बॉल को हाथ में पकड़े हुए, जो की मच 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 स्मॉलर है टू द वन कैनन बॉल जिसको हमने देखा था उसको पकड़े हुए इन द प्री टाइम स्किप। सो या दिस गार्प इज नोवेयर एज स्ट्रॉन्ग एज ही इज राइट नाउ, इवन इन हिज ओल्ड एज, नॉट इन हिज प्राइम। हमें यहाँ पर एक कॉन्कर क्लैश देखने को मिलता है रॉजर और गार्प के बीच में, जहाँ पर गार्प यूज करता है अपना मीटियोर फिस्ट, जो कि बहुत ही स्मॉलर वर्जन है ऑफ द अटैक जो उसने हाचिनोसो पे यूज किया था, द गैलेक्सी इम्पैक्ट, बट काफी है अभी के लिए रॉजर को नॉक डाउन करने के लिए। यहाँ पर हमें रिवील होता है कि लोग कूजा पायरेट्स के पोस्टर को खरीदते थे ऑन अ हाई प्राइस जिससे वो गून कर सके। एंड इसी फ्लैशबैक के बाद हम कट बैक करते हैं टू द एल्बाफ, जहाँ पर करेंटली नियर द आइडास ट्रैवन, जो कि अभी रिप्ली का ट्रैवन हो चुका है, हम देखते हैं कि एक बंदा लोकी को डूबने से बचाता है, जहाँ पर इवन लोकी को अभी तैरना भी नहीं आता, पर वो इतना ज्यादा डेस्परेट है रॉक्स पायरेट के साथ होने के लिए कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। आइडा उस आदमी से लड़ाई कर लेती है एज वो आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ पर सोच रहा था कि मैं लोकी को बचाऊं भी ना। एंड वी नो आइडा का नेचर हमेशा से ऐसा ही था, जो कि लोगों में उनकी अच्छाई ढूंढने वाला पार्ट है, जहाँ पर हमको भूलना नहीं चाहिए कि इसी एक ट्रेड की वजह से हैरोल्ड पूरा बदल जाता है और वो कोऑपरेशन करने लगता है ह्यूमंस के साथ। बट लोकी यहाँ पर कहता है कि आइडा यहाँ पर माँ जैसा बिहेव इसलिए कर रही है जिससे कि वो लोकी को एज ए लेवरेज यूज करके कासिल में अपनी जगह बना पाए, एंड वो इवन उसको गोल्ड डिगर भी कहता है। But yeah, Loki was very much influenced by the Rocks, just like Luffy was to the Shanks. And Rocks जितने बार भी एल्बाफ में आके हैरोल्ड को रिक्रूट करने की कोशिश करता है, उतनी बार लोकी कुछ ना कुछ ट्राई करके रॉक्स पायरेट को ज्वाइन करने की कोशिश करता है। इसके जस्ट बाद हम देखते हैं बी हाइव, ऑल्सो नोन एज हाचिनोसु, जो कि एक स्कल शेप्ड आइलैंड है। वो ओरिजिनली एक फिश के शेप में बोल्डर था। रॉक्स ने उसको तोड़ तोड़ के एक जॉली रॉजर वाला स्कल शेप देने की कोशिश की यहाँ पर। एंड इसी के जस्ट बाद हमें रिवील होता है कि इस आइलैंड पे आ चुका है द हिटमैन, also known as the Silver Axe, जिसके कॉर्प्स को हम ऑलरेडी थ्रिलर बार्क में देख चुके हैं। Like what in the बेनीमारू shit is going on here? इसके आंख पे 2 एक्स क्यों बने हुए हैं? Anyways, we get to know कि इसका नाम क्यो द विकेड है, जो कि एक्चुअली राइवल करता है शिकीरा गोल्डन लायन के सामने। जहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि इनिशियली तो इसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, पर जैसे जैसे हाचिनोसु के पायरेट्स उसको मारते रहते हैं, वैसे ही ऑल ऑफ द सडन इसका साइज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसके एक फिस्ट के
ट्रैप में वो एक पायरेट का सर कुचल लेता है। ऑल्दो इसका डेविल फ्रूट तो अभी हमें नहीं पता चला है, बट मोस्ट डेफिनेटली ये वही सेम डेविल फ्रूट होने वाला है जो अभी उरॉक प्रोसेस करता है, जहाँ पर इस डेविल फ्रूट की पावर इसके खाए हुए यूजर को अगर कोई मारता है तो वो पावर उसके अंदर स्टोर हो जाती है एंड बाद में वो उसको यूज कर सकता है एज अ पावर अप टू द बॉडी। सिल्वर एक्स जैसे ही हाचिनोसु पहुंचता है, हम देखते हैं कि रॉक्स पंच मार के अभी अभी इस स्कल शेप को उनकी आंखें दिया है एंड हमें यहाँ पर रिवील होता है कि रॉक्स का गोल है 2 डेविल फ्रूट को एक्वायर करने का, जहाँ पर वो बताता है कि पहला डेविल फ्रूट तो एल्बास पे होगा मोस्ट प्रोबेबली, एंड अगर उसे उस डेविल फ्रूट की ट्रू पावर देखनी है तो हेरल्ड को उस डेविल फ्रूट को खाना होगा, जहाँ पर ये मोस्ट डेफिनेटली ह्यूमन नी का फ्रूट हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये लॉ का ओपी नोमी भी हो सकता है। एज हमें ड्रेसरोसा से पता है कि लॉ परपेचुअल यूथ को यूज कर किसी को भी इमोर्टैलिटी ग्रांट कर सकता है ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ। हम यहाँ पर कैप्टन जॉन को भी देखते हैं, जिसका ट्रेजर बगी ने फाउंड किया था बाय एक्वायरिंग द ट्रेजर मैप इन इम्पेल डाउन फ्रॉम लूफी। फिर हम यहाँ पर चार्लेट लिलिन ऑल्सो नोन एज द बिग मॉम को भी देखते हैं, जो कि अभी अपने शेफ स्ट्यूसन के साथ है, जिसकी डेविल फ्रूट की पावर किसी भी चीज को खाने में बदल सकती है। ऑल्सो वो यहाँ पर व्हाइट बियर्ड के साथ हैं, जो कि अभी डिस्कस कर रहे हैं उन जायंट पायरेट्स के बारे में जो कि वॉइड सेंचुरी के समय से कैप्चर्ड थे बाय द वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड अभी कहीं स्टोर्ड हैं एज अ कॉर्प्स, ऑल्सो नोन एज द गलेरा जायंट, जिनके बारे में अभी हमने पिछले चैप्टर में ही जाना था इन द कन्वर्सेशन बिटवीन हैरल्ड एंड ज्यूरल। इस कन्वर्सेशन में ज्यूरल हमें बताता है कि गलेरा जायंट्स उस समय की क्रिएटर थे ऑफ द वॉर हेड्स, जहाँ पर ये जायंट्स मोस्ट डेफिनेटली क्रिएटर रहे होंगे 3 एंशिएंट वेपन्स के। एंड ज्यूरल हमें यहाँ पर बताता है कि उन्होंने अपने लास्ट लेटर में ये बताया था कि वो कैप्चर हो चुके हैं बाय द वर्ल्ड गवर्नमेंट और उन्हें प्रिजनर बना दिया गया है। करंट टाइम पे अभी गलेरा को आइसबर्ग, जो कि भाई समान दोस्त है फ्रैंकी का, रन कर रहा है एंड ऑल्सो गलेरा के लोगों पे हम इस नॉर्डिक एल्बा फ्लैग शिप को भी देख सकते हैं। इट वॉज ऑलरेडी राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। बट यहाँ पर रॉक्स पायरेट यही डिस्कस कर रहे होते हैं, अगर उन्होंने इन जायंट्स के कॉप्स को ढूंढ भी लिया तो वो उसको वापस से जिंदा कैसे करेंगे, एंड अगर मान लो कि वो उसको जिंदा भी कर देते हैं तो वो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। आहा, ये सारी बातें पूरी तरीके से कॉन्ट्रडिक्ट हो जाती हैं बाय द फॉर्मर वॉर्ल्ड लॉर्ड गेको मोरिया से, एज ना सिर्फ उसने फाइनली इन जायंट्स को ढूंढ लिया है, बट ऑल्सो उसके पास अब ऐसी एबिलिटी भी है जिसको यूज करके वो उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है, जहाँ पर फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम लाइक फ्रॉम द टाइम ऑफ द थ्रिलर बार्क आर्क हम जानते हैं कि गेको मोरिया आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा था वहाँ पर, जहाँ पर ये हो सकता है कि वो रेड कलर वाला ओड्स उन गलेरा शिप जायंट्स का हिस्सा रहा हो, एंड जब फाइनली गेको मोरिया ने अपने जायंट्स को कंट्रोल करना सीख लिया था, लूफी, उसका क्रू और कुमा वहाँ पर आके उसको पूरी तरीके से चौपट कर देते हैं। ऑल्सो एज दे डोंट नो गेको मोरियास कैपेबिलिटी, रॉक्स का यहाँ पर एक और गोल होता है, एज अगर उन्होंने हैरल्ड को कन्विंस कर लिया उनकी शिप पे आने के लिए तो वो उसका लेवरेज उठा के उन गलेरा जायंट्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि अभी करंटली किंग है ऑफ द एल्बाफ। यहाँ पर काइडो सजेस्ट करता है कि अगर हैरल्ड अपनी मर्जी से रॉक्स पायरेट में नहीं आना चाह रहा तो क्यों ना वो हैरल्ड को उसको अपने घुटनों पे ले आए और उसको जबरदस्ती ओबे करवाए रॉक्स पायरेट के डीड के लिए। यहाँ पर ये बात सुनते ही रॉक्स इतना ज्यादा गुस्सा जाता है कि वो कैजुअली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर ऑफ वन पीस को लात मार के फेंक देता है। रॉक्स कहता है कि उसकी लॉयलिटी और फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा गहरी है हैरल्ड से, वो उसको एज अ फ्रेंड मानता है एंड वो उसको कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। फाइनली इन द एंड ऑफ दिस डबल स्प्रेड हम इस समय के रॉक्स फाइट को देखते हैं, जहाँ पर हमें कुछ पुराने लोग जो कि पिछले चैप्टर से देखे गए थे एंड ऑल्सो कुछ नए चेहरे भी देखने को मिलते हैं, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम राइट वी सी काइडो, बिग मॉम, स्ट्यूसन, कैप्टन जॉन, गांजुई, रॉक्स, शिकी द गोल्डन लायन, डॉन मार्लोन, व्हाइट बियर्ड, स्ट्यूसी, ओचोकू एंड फाइनली द न्यू मेंबर अ कैटफिश फिशरमैन बाय द नेम बारबेल, जो कि अपने गले के पास उरॉक जैसी माला पहने हुए है एंड ऑल्सो इसके बाल हमें सन गॉड नीका जैसे देखने को मिलते हैं। ही मस्ट नो अबाउट सन गॉड नीका एंड मे बी उसको वर्शिप करता हो। बस यहीं पर रॉक डिक्लेयर करता है कि उसको उसके गोल को अचीव करने के लिए एल्बाफ का उसका साथ होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लाइक विलिंगली, ना कि उनको डोमिनेट करके। तो अगर किसी को भी उसका ये प्लान ना पसंद आ रहा हो तो वो अभी के अभी उसके क्रू को छोड़ सकता है, बट अगर अभी किसी को भी इस प्लान से प्रॉब्लम ना हो तो वो उनको ले जाना चाह रहा है इन द वर्ल्ड समिट, जो कि यहाँ पर उस समय के रेवरी के बारे में बात हो रही है। सो या चैप्टर यहीं पे खत्म होता है एंड अगले वीक हमें कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलने वाला है, व्हिच मींस वी आर अबाउट टू सी अ न्यू चैप्टर अगेन। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी जो डिस्कॉर्ड चैनल बना है उसको भी ज्वाइन करना मत भूलना। एंड ऑल्सो येट अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद मी फॉर दीज 2 years। मैं आगे भी अच्छे कंटेंट लाता रहूंगा, बहुत चीजें प्लान की हुई हैं, बहुत चीजें अभी होने को हैं, सब चीजें धीमे धीमे रिवील करूंगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड विद दैट साइनिंग ऑफ।